अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। हुकूमत को 27वीं तरमीम लाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? क्या इससे हुकूमती इत्तेहाद को फायदा होगा या मुल्क तरक्की करेगा? 1973 के आइन में 52 साल के दौरान 26 तरमीम हो चुकी हैं। इससे एक आम पाकिस्तानी की हालत कितनी बदली है? आइन आसमानी सहीफा नहीं तो फिर पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम में मजीद बेहतरी लाने को तैयार क्यों नहीं? क्या 27वीं तरमीम में कुछ लोग कुछ दो के उसूल के तहत किसी खास जमात को फायदा पहुंचाया जा रहा है? पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान 26वीं तरमीम की तरह इस बार फिर मुजव्वज़ा तरमीम के खिलाफ हैं और दोनों जमातों के बड़े एतराज़ात आखिर क्या हैं? और आइन के 280 दफात में से 270 में तरमीम हो चुकी हैं। हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं तो नया आइन क्यों नहीं बना लेती? सेनेटर फैसल वाडा के अल्फाज में तरमीम तरक्की से शुरू होने वाला सफ़र 27वीं तरमीम पर पहुंच चुका है, जबकि वो तो 28वीं और 29वीं तरमीम की बात भी कर रहे हैं। जबकि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने 3 महीने पहले 18 अगस्त को बताया था कि 27वीं तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं, अभी तो 26वीं तरमीम हजम नहीं हो रही। हम हजम कर रहे हैं, 27वीं का भी जरूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, स्टेबिलिटी आ गई है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने 3 रोज पहले कहा था कि 27वीं तरमीम पर 4 महीनों से काम हो रहा है। बहरहाल 3 नवंबर को बिलावल भुट्टो अचानक 27वीं तरमीम का पर्चा आउट न करते तो शायद वफाकी काबीना की मंजूरी के वक्त ही कौम पर यह जाहिर होता कि 27वीं तरमीम होने जा रही है। 27वीं तरमीम का अभी तक हतमी मुसवदा सामने नहीं आया और आज काबीना का इजलास था जिसमें इसकी मंजूरी दिए जाने का इम्कान था, लेकिन पीपल्स पार्टी की नीम रजामंदी और वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अज़रबैजान की वजह से काबीना का इजलास नहीं हो सका और अब यह मामला अगले हफ्ते पर जाता दिखाई देता है। और मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड्स में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, आईनी अदालत के क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले और बल्दियाती इंतखाबात को तहफ़्फ़ुज़ देना, इलेक्शन कमीशन की तकर्रियों में तातुल के अलावा तालीम और आबादियों के शोबों की वफाक में वापसी और इस इख्तियारात समेत दीगर चीज़ें भी शामिल हैं। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27वीं तरमीम में 7 जजेस पर मुश्तमिल आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, जिसमें जज की उम्र 68 साल रखी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज से 3 साल ज़ायद है। और इसके अलावा आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो 30 नवंबर को सुबकदोश हो रहे हैं, उनको मुजव्वज़ा आईनी कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। और आईनी कोर्ट की बिल्डिंग से मुतालिक कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट में मुजव्वज़ा कोर्ट काम करेगी, जबकि वहां मौजूद अदालतों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। इस वक्त मुल्क भर में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 22,60,000 है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 54,000 है। हुकूमत का कहना है कि आला अदलिया में आईनी मुकदमात 6% है, लेकिन ये मामला चूंकि पेचीदा होते हैं इस वजह से वक्त ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से अलग आईनी अदालतें कायम करने की ज़रूरत है, जो 2006 के मिसाक जमहूरियत की भी बुनियादी रूह थी। बहरहाल आईनी तरमीम से मुताल्लिक इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए ज़हनी हमानगी पैदा करने की कोशिश तो की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जुमेरात को इंतहाई मसरूफ दिन गुजारा और इत्तेहादियों समेत 9 जमातों के वफूद से मुलाकात भी की। मौलाना फजलुर रहमान की भी अचानक अहमियत बढ़ गई है, लेकिन सबकी नज़रें पीपल्स पार्टी पर लगी हैं, जिसके वफ्द ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद उन्हें गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया गया और नूर खान एयरबेस से खुसूसी तैयारे के जरिए कराची रवाना किया गया, जहां पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में 18वीं तरमीम और NFC के शेयर्स में कटौती की तजवीज़ साफ साफ सुर्ख लकीर खींच दी गई, जबकि बिलावल भुट्टो ने आर्टिकल 243 में तरमीम पर अपनी हिमायत का खुलकर ऐलान किया। इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का आइन में, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, चारों सूबों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, कंप्लीट इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जहाँ तक चार्टर डेमोक्रेसी में बिल्कुल ये था कि आईनी अदालत होना चाहिए, मगर चार्टर डेमोक्रेसी पे दूसरी चीज़ें भी थे। पीपल्स पार्टी की CEC का आज दूसरे रोज भी इजलास हुआ और 18वीं तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी बहुत हसास है। माजी में भी बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी इसमें तरमीम की सख्त मुखालफत करते रहे हैं, जबकि CEC इजलास से पहले शाजिया मरी ने इस मौक़िफ़ को दोहराया कि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड में किसी तब्दीली की भी हिमायत कभी नहीं करेगी। सूबों को दिए गए इख्तियारात
कभी भी पीपल्स पार्टी वापस नहीं ले सकती, ना ऐसे किसी प्रपोजल पर हामी भर सकती है। 18वीं तरमीम की बात होगी या एनएफसी के शेयर की बात होगी तो इसमें पीपल्स पार्टी का बहुत क्लियर मौक़िफ़ है कि इससे हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो 18th अमेंडमेंट का रोल बैक तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहते हैं तो इस तरह के किसी काम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शराकतदारी नहीं करती। 18वीं तरमीम जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2010 में मंजूर हुई थी, यह तरमीम लाने के लिए पार्लियामान के दोनों ईवानों पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी बनाई गई थी, जिसके सरबराह रजा रबानी थे। इस कमेटी ने 1973 के दस्तूर के 97 दफात पर गौर किया, 77 इजलास किए और हर इजलास औसतन 5 घंटे जारी रहा और 9 महीने की तवील गौर हौस के बाद 18वीं तरमीम मंजूर हुई। लेकिन मसला यह है कि 18वीं तरमीम से इख्तियारात तो मरकज में सूबों को मुंतकिल कर दिए गए, लेकिन वहां से ये बल्दियाती हुकूमतों को मुंतकिल नहीं हो रहे और तमाम फंड्स जो तकरीबन 8,200 अरब रुपए बनते हैं सूबों के पास रह जाते हैं, जिसकी वजह से अवाम के मसाइल हल तलब हैं। यही वजह है कि सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स में 167 ममालिक में पाकिस्तान का 140वां नंबर है और कानून की हाकमियत में 145 ममालिक में पाकिस्तान 130वें नंबर पर है। हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान 127 ममालिक में 109 नंबर पर खड़ा है और पाकिस्तान के 44% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और उन्हें मुनासिब खुराक नहीं मिल रही और 2.5 करोड़ बच्चों ने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। तो फिर एनएफसी अवार्ड्स के तहत सूबों को मिलने वाली रकूम कहां जा रही हैं? 26वीं तरमीम की बात करें, जिसके खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं, तो गुज़श्ता साल अक्टूबर में रातों रात ये तरमीम मंजूर कर ली गई थी और अब 27वीं तरमीम से मुतल्लिक भी वही सूरत हाल है कि मुसवदा अभी सामने नहीं आया, लेकिन इसकी मंजूरी के लिए 14 नवंबर की तारीख सामने आ गई है। मुसवदा कब सामने आएगा, वफाकी काबीना कब मंजूरी देगी, कौमी असम्बली और सेनेट में से कब पेश किया जाएगा, स्टैंडिंग कमेटीज में ये कब जाएगा, तजावीज़ किससे और कैसे ली जाएंगी, ये कब मंजूर होगा, इस हवाले से सूरत हाल मुबहम है। अलबत्ता राना सनाउल्लाह ने इंदिया दिया है कि 27वीं तरमीम का मुसवदा पीर या मंगल को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। जिन बातों पर इत्तेफाक नहीं होगा उनको आइंदा वक्त के लिए उठा छोड़ेंगे। कोई अमल जो है वो विदाउट कंसेंसस नहीं होगा। जिसके ऊपर सबका कंसेंसस होगा वो हो जाएगा, जिसके ऊपर नहीं होगा अमेंडमेंट जो है वो बाद में भी होती रहेगी। ड्यूल नेशनलिटी जो है ना, इसको खत्म किया जाए। ड्यूल नेशनल जो है वो हमारी यानी कंपल्सरी सर्विसेज हैं, यानी सिविल सर्विस है, आर्मी सर्विस है, ये सर्विसेज जो है इसमें ड्यूल नेशनल नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के नज़दीक तो 27वीं तरमीम की राह में कोई बड़ी रुकावट नहीं है और इनके बकौल 18वीं तरमीम को कोई छेड़ ही नहीं रहा। कोई 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा। एजुकेशन के हवाले से कि पूरे मुल्क में एक ही सिलेबस होना चाहिए, जैसे कि पॉपुलेशन के हवाले से कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस पे इफेक्टिव जो है वो पॉलिसी रिक्वायर्ड है, एक यूनिफाइड सिंगल पॉलिसी रिक्वायर्ड है, ये डिबेट है। एनएफसी के हवाले से डिबेट है कि क्या पॉपुलेशन को ही इंसेंटिव होना चाहिए एनएफसी के लिए कि जितनी पॉपुलेशन होगी उतना एनएफसी में शेयर होगा, या कोई और फॉर्मूला होना चाहिए। जो आइन है इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जिंदा दस्तावेज है जिसमें चेंजेस होते रहते हैं वक्त के मुताबिक, ज़रूरियात के मुताबिक, हालात के मुताबिक। मुझे फील आई उन तमाम मीटिंग्स में जिसके अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें मौजूद थीं, मुझे तो ये फील आई कि कोई मेजर रोड ब्लॉक नहीं है, कोई मेजर इंपेडिमेंट नहीं है। ये सारी बातें वो हैं जो हो चुकी, जिस पर डिबेट बहुत सालों से जारी है। लेकिन वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का मौक़िफ़ है कि सूबों को फंड देकर विफाक के पास कुछ नहीं बचता। विफाक एनएफसी का 57% शेयर सूबों को देता है। विफाक पर पेंशन का बोझ है, सोशल प्रोटेक्शन और कर्जों की अदायगी का बोझ है। विफाक के अखराजात में कमी लाने के लिए सूबों को बराबर का हिस्सा डालना चाहिए। 57% जो आपका एक पैसे हैं कह लें जो आपने सूबों को तरसील करने होते हैं, वो आप 57% दे देते हैं। फिर आपने डेट सर्विसिंग भी करनी होती है, फिर आपने डिफेंस स्पेंडिंग भी करनी होती है, फिर उसके साथ साथ आपने सोशल प्रोटेक्शन भी करनी है, फिर आपने लोन भी वापस करने हैं, फिर आपने अपना भी खर्चा चलाना है। मतलब आपके पास बचता क्या है? वफाक के पास वफाक को कमज़ोर तो नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने 27वीं तरमीम को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की मजम्मत की है और कहा है कि हुकूमत सिर्फ यकसा निसाब की बात कर रही है, तालीमी बोर्ड पर कंट्रोल का कोई मंसूबा नहीं। एमकेएम के डॉक्टर फारूक सत्तार के नज़दीक आयन मुकद्दस दस्तावेज ज़रूर है, लेकिन आसमानी सहीफा नहीं है जिसमें तरमीम ना हो सके। वाज़ेह है कि 1973 में मंजूर होने वाले मुल्क के तीसरे आयन के बनाने में 15 महीने लग गए थे, जिसकी 280 दफात से 270 में अब तक तब्दीली आ चुकी है और 26वीं तरमीम मंजूर हुई, जबकि दस्तूर बनने के पहले साल ही
3 तरामीम भुट्टो हुकूमत ने कर दी थी। असद कैसर कहते हैं कि 73 का दस्तूर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बड़ा तोहफा था। पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो, लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो मुकमुका के चक्कर में है। पीपल पार्टी की सियासत का सवाल है। अगर वो अपनी सियासत बचाना चाहती है तो इसके लिए मुकम्मल तौर पर इस जो भी ये पेटीदार है उसकी मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि उनके बिलावल भुट्टो की नाना और उसकी वालिदा की बहुत जमहूरियत की खिदमत है और 1973 आइन जो है ना जुल्फ़िकार भुट्टो का बहुत बड़ा तोहफा है। तो पीपल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो 18 अमेंडमेंट के लिए और इस आइन के लिए खड़े हों। और लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो शायद मुकमुका के चक्कर में है और वो समझ रहे हैं कि कुछ गिव एंड टैक्स कर ले और उसकी वजह से जो है ना वो 2-3 पे वो राजी हो जाएंगे और 2-3 को ये उसकी एडजस्ट कर लेंगे। तो मुझे मुकमुका ही लग रहा है। अगर वाकई पीपल पार्टी खड़ी हो गई तो ये उनकी अवामी सियासत में वापसी का आगाज होगा। जबकि पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने मुजव्वज़ा तरमीम से मुताल्लिक कहा कि हुकूमत रात के अंधेरे में तरामीम मंजूर करवाती है और इस तरमीम को लाकर वफाक को खतरे में डाला जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनेगा, जजेस की उम्र की मियाद होगी 68 ईयर्स और साथ ही यही कहा था कि उसके 9 जजेस होंगे, 2-2 सूबों से लिए जाएंगे और एक चीफ जस्टिस होगा। लेकिन पहली मरतबा जब जजेस का अपॉइंटमेंट होगा वो वज़ीर आज़म करेगा। ना कौन उसको एक्सेप्ट करेगा कि वज़ीर आज़म खुद जजेस को पिक करे और अपने हैंड जजेस को अदलिया में बिठाए। पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ था। लास्ट टाइम हमने इसमें इनके साथ हम बैठे थे कमेटी में, स्पेशल कमेटी बनी थी और स्पेशल कमेटी हमारी रिजोल्यूशन से बनी थी, लेकिन वो कमेटी इस्तेमाल नहीं हुई। उस कमेटी के पास कभी ड्राफ्ट नहीं आया, उस कमेटी के रिकमेंडेशन किसी ने नहीं देखे। जबकि मुक्तदरा के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वाउडा ने साफ साफ कह दिया कि 27वीं तरमीम की फ्लाइट ऑन बोर्ड है, मंजूरी के लिए नंबर ज्यादा हैं। अगर पीटीआई ने मनफी सियासत की बात की तो फिर छलियां खाएं। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पे खड़ा हुआ हूँ। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स तो आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराहम कर देंगे किसी फोरम में। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा। जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है उसके अंदर अगर किसी को एहसास है और उसको नजरसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, उसमें भी कोई कबात नहीं है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पार्टी पोजीशन की अगर बात करें तो कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 125 अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के 74, MQM के 22, मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेकाम पाकिस्तान के 4, जबकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया का एक रुकन है हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। यूं ये तादाद 237 बनती है और कौमी असम्बली में 2/3 से तरमीम मंजूर करने के लिए 224 अरकान की हमायत जरूरी है, जबकि अपोजिशन के अरकान की तादाद 89 है। 96 रुकन ऐवान बाला यानी सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद के पास हैं और 61 नशिस्तें हैं। इनमें पीपल्स पार्टी के 26, मुस्लिम लीग नून के 20, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3, मुस्लिम लीग काफ और नेशनल पार्टी का 1 और 3 आज़ाद सेनेटर्स अब्दुल करीम, अब्दुल कादिर और मोहसिन नकवी शामिल है। इसके अलावा फैसल वाउडा समेत 3 सेनेटर्स की हमायत हुकूमती इत्तेहाद के साथ है। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान की जरूरत पड़ती है और उधर पंजाब असम्बली ने 27वीं तरमीम के हक में करारदाद जमा करवा दी है, जिसके मुताबिक ये तरमीम इनकलाब नहीं बल्कि इदारा जाती इर्तका। जबकि पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने मुजव्वज़ा तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आज हमारी पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ, 27वीं तरमीम के हवाले से कोई मुसवदा सामने नहीं आया, कोई मुसवदा सामने आएगा तो बात कर सकेंगे। 26वीं तरमीम में हुकूमत 26 शिकों से दस्तबरदार हुई थी। अगर दस्तबरदार शिकों में से कोई शिक 27वीं तरमीम में पास हुई तो आइन की तौहीन समझी जाएगी। हम सूबों को मजीद बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं। अगर सूबों के इख्तियारात में कमी की गई तो हम मुखालफत करेंगे। खींच तान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है और इसका नुकसान होगा। 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, अगर उन इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई तो जमीयत उलमा इस्लाम दिफा करेगी। हम मज़ीद सूबों को ज़्यादा बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं। सूबों का जो हक है, आइन कहता है कि उस हक में इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है तो हमने उसूली फैसला यही किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसूली तौर पर हमने तय किए हैं। मज़ीद जब कोई ड्राफ्ट सामने आएगा तो फिर उनकी जुज़ियात पर बातचीत हो सकेगी। इसी हवाले से सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब क्या अभी आप मौजूदा सिनेरियो टो कर पाए हैं, क्या समझ पाए हैं
और क्या मजीद स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की 27वीं तरमीम को लेकर? 27वीं तरमीम के हवाले से तो बड़ा वाज़ेह है, हम वो पार्टी हैं जिन्होंने 26वीं तरमीम की भी मुखालफत की थी और बड़ी भरपूर मुखालफत की थी, और 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ एक अलायंस बनाने की कोशिश की थी। जिस हवाले से आपको याद होगा कि हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पे भी मुतअद्दिद बार जो है इतनी बड़ी पार्टी के लीडरान वो जाते रहे, ठीक, मगर अल्टीमेटली ही एंडेड अप वोटिंग फॉर द गवर्नमेंट। तो हम ये समझते हैं कि इस ऐवान को जिसमें जाली मैंडेट वाले एमएनएज की बुनियाद पे एक जाली मैंडेट वाली मैंडेट चोर हुकूमत बिठाई गई है, उसके पास इस मुल्क के हवाले से आईन साजी करने का कोई कानूनी और एक्चुअली इखलाकी जवाज़ नहीं है। कानून ये कहाँ देखते हैं, ये तो वैसे ही मैं पहले जो कह चुका हूँ कि मैंडेट चोरी करके आए हैं। तो जिसके पास 26वीं तरमीम करने का इख्तियार नहीं था, आप कैसे समझते हैं कि हम ये समझेंगे कि उन्हें 27वीं तरमीम का इख्तियार है? तो ये बिल्कुल इनका हक नहीं बनता है और इनको कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है और ना इनको ये करना चाहिए, क्योंकि जो खदोखाल हमें बताए जा रहे हैं वो तो 18वीं तरमीम का तो बिल्कुल ही ऐसे समझे कि उसको खा जाएगी ये 27वीं तरमीम। और बिल्कुल हम इसको अपोज करेंगे। जो हमारी अददी जो वो है उस हवाले से जो इस पार्टी में शकत है वो उसमें खड़ी होगी और बिल्कुल उसको अपोज करेगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा शेख साहब, इसमें जो जैसे कि सूबाई तहफ़्फ़ुज़ की बात बिलावल साहब भी कर रहे हैं और उन्होंने कल जो प्रेशर दिया उसमें बड़ा वाज़े कहा कि भाई जो सूबाई खुद मुख्तारी के मामलात हैं उन पर सुर्ख लकीर है, हम तो बात ही नहीं करेंगे। तो ये डिस्कशन सोहेल अफरीदी साहब केपी के वज़ीर आला हैं, वो बिलावल साहब के साथ राब्ते में भी जाते हैं और इस डिस्कशन को बात को आगे बढ़ाते हैं और मिल के इसका तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिस्कशन होता तो ज़रा पॉलिटिकल इंटरकोर्स भी सर हो जाता है इस तरह, या आप समझते हैं कि कोई किसी तरह के कोई पीपल्स पार्टी से किसी राब्ते की कोई ज़रूरत नहीं? देखिए सर, बात यह है कि लास्ट टाइम हमने जो है वो कोशिश की तमाम पार्टियों को इकट्ठे करने की सर। और उसमें आपको याद होगा कि 26वीं तरमीम को बड़ा आसान तरीके से जो है वो करवाने का जो तमगा है वो बिलावल साहब ने लिया और बड़ी तकरीर की, आपको याद होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक और ड्रामा है कि जिसमें ऑलरेडी कुछ ऐसे महकमे डाल दिए गए हैं, जो एक खबर छोड़ी गई है, ड्राफ्ट तो हमारे पास नहीं है, कि ये महकमे जो है वो सूबों से सेंटर को दे दिए जाएंगे। ठीक है सर? ठीक। अच्छा, अब बिलावल साहब ने इसके ऊपर हैमर करना शुरू कर दिया कि हम सूबाई खुद मुख्तारी को ये नहीं होने देंगे, टींग नहीं होने देंगे। और होएगा कि ये ड्रामा होगा, आएंगे जाएंगे, आनियाँ जानियाँ तुसी वेखोगे, जैसे वो 26वीं तरमीम में थी। उसके बाद वफाकी हुकूमत कहेगी अच्छा क्योंकि बिलावल साहब कह रहे हैं तो दो एक महकमे विचों कट दो। ये हम मतलब है कि नज़र ऐसे आ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ नज़र ऐसे आ रहा है। कल क्या होता है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो वो निकाल देंगे। वो जी बिलावल ने 27वीं तरमीम को अपनी मर्जी के मुताबिक ढलवा लिया और उसको नीचे किया और सूबाई खुद मुख्तारी बचा ली। अल्टीमेटली दे विल एंड अप वोटिंग फॉर 27वीं तरमीम। एवरीबडी नोज दैट ये एक वतीरा बन चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि डेमोक्रेसी की बात करें, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात करें, बट उस पर अमल शमल कोई ना करे और सारी तकरीरें कर लें। और जब भी कोई हुकूमत इस किस्म का काम करने लगती है उससे महीना पहले इनको पता होता है, इनके बयानात आने शुरू हो जाते हैं, फिर मुलाकातें शुरू हो जाती हैं बाहमी और अल्टीमेटली हुकूमत जो भी मूव होती है उसमें कोई कंसेशन जो है इंश्योर करती है और पीपल्स पार्टी वोट दे देती है और आवाम को कहती है देखें जी हमने ये करवा लिया। So now the whole nation knows this drama. It's not only PTI. The whole nation knows this drama. और ये ड्रामा लोगों के सामने है और ये नहीं चलेगा तो फिर वो की करिए की जाके भैया थे की आखिर में दसो। अच्छा शेख साहब, जो आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का वफ़द जाके मिला, क्योंकि असद कैसर साहब की बड़ी नुमाया उसमें वो भी थे वहाँ मौजूद, महमूद खान नचकज़ई जो आपका मुत्तफ़िका तौर पर अपोजिशन लीडर है, नोटिफिकेशन तो खैर अभी नहीं हुआ, लेकिन अडयाला से उन्हें कहा गया कि आप जी अपोजिशन लीडर होंगे। तो वहाँ से मौलाना साहब की जानिब से वो तो बड़ा अच्छा जेस्चर लेके असद कैसर और महमूद खान नचकज़ई साहब गए हैं, तो उसे आप मुस्बत समझते हैं, पॉजिटिव समझते हैं? देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि नचकज़ई साहब के पुराने ताल्लुकात हैं
और अच्छे ताल्लुकात हैं। और जो है वो आप देख लें कि वहाँ भी बलूचिस्तान में भी उन्होंने अभी इवन जो बाहर के इलेक्शन थे उसमें उन्होंने सपोर्ट जो है मौलाना साहब के कैंडिडेट्स को किया। तो अगर उनकी निस्बत से अपोजिशन इकट्ठी होती है किसी नुक्ते पे, तो ये तो बहुत बेहतर बात है और ये बड़ी मुस्बत बात है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा चाहते हैं कि हम एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएं। सिर्फ असद कैसर साहब के जाने से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि होना होता तो वो बेचारे पिछले 1.5 साल से बड़ी हिम्मत की है असद कैसर भाई ने, लगे रहे हैं, मगर मौलाना ने अल्टीमेटली हमें अपनी शूरा से मशवरा करके जवाब दे दिया था कि वो किसी फॉर्मल अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब अगर असद कैसर साहब के साथ अचकजई साहब गए हैं, जिनका यकीनन बहुत बड़ा एक असर है, एक ज़ाती ताल्लुक है, तो उसकी वजह से अगर ये इकट्ठा हो जाता है तो मैं समझता हूँ ये मुस्बत कदम होगा, ये अच्छा कदम होगा। अपोजिशन अलायंस को इकट्ठा होना चाहिए। शेख साहब, लास्ट टाइम 26वीं तरमीम का आप हवाला भी दे रहे थे, तो तब मौलाना साहब ने कहा था कि जो तहरीक इंसाफ की वकला की टीम है इसने प्रॉपर होमवर्क ही नहीं किया। हम कोई भी बात पूछते थे और ये अडयाला की तरफ देखना शुरू कर देते थे, हम कह थक गए इनको, कोई मुसवदा हमें दें, हम और नुकात पे भी डिस्कशन करें, कोई इनपुट दें। एंड पे कहा बैरिस्टर गौहर साहब को कि आप व्हाट्सएप ही कुछ कर दें, तो हमें कोई मौका नहीं दिया और ना उस इंटरकोर्स का हिस्सा बनते थे, तो हम इससे आगे नहीं चल सकते। तो ये इल्ज़ाम उन्होंने फिर आयद किया था कि पॉलिटिकल जो इनकी वकला की टीम है वो शायद, और साथ राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि आईनी बेंच तो प्रपोजल ही पीटीआई का था और बैरिस्टर अली जफर साहब ने ये प्रपोज किया था, बाद में ये इससे भी दस्तबरदार हो गए। इस पे भी प्लीज इस नुक्ते को भी एड्रेस कीजिएगा। नहीं सर, मैं समझता हूँ कि देखें, क्योंकि अभी दोबारा अचकजई साहब मौलाना साहब के साथ गुफ्तगू शुरू किए हुए हैं, तो मैं कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करना चाहता हूँ जिससे कोई बैड टेस्ट डेवलप हो। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि मौलाना साहब ने सिर्फ ये बात नहीं की थी। मौलाना साहब ने उन सारे अरसे में जब लोग आते जाते रहे उनके जो है पास, तो उन्होंने कई बातें की और अल्टीमेटली उन्होंने, जो आपको याद होगा, ये कहा कि इस मुसवदे में ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो तो वही हैं जो पीटीआई ने प्रपोज की। तो पीटीआई की तरफ से याद करें आप, ये कहा गया था कि इसकी जो नोक पलक ठीक की गई है वो सारी की सारी ये बात हुई थी, बिल्कुल हुई थी बात, ठीक है सर। तो ਉਹਦਾ मतलब है ਸਾਡੇ वकील काबिल सन ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कबूल ਕੀਤਾ और कबूल करके अगले ने ਦਿੱਤਾ और अगले ने भी कबूल ਕੀਤਾ। We are one of the best team of lawyers in Pakistan. All senior lawyers belong to Pakistan Tehreek Insaf. ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे काबिल लॉयर हैं, उन्होंने चीज़ें शेप अप की। और दूसरा रह गया, अली जफर साहब ने अगर कोई ऐसी प्रपोजल दी थी तो वो पार्टी के इल्म में नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी आईनी अदालत के उसमें वो उसमें नहीं है। और दूसरा शेख साहब, अगर इत्तेफाक राय कायम हो जाता है, फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, तो उसमें फिर जो स्पेकुलेट किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि आईनी अदालतों के क़याम पर मुत्तफिक हो सकते हैं जजेस के ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाले मामले पे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले पर। यही आप तक भी इतलात हैं या यही आप तक पहुंची है जो स्पेकुलेट हो रहा है, या आपकी इंफॉर्मेशन ये नहीं ब्रदर, यही चीज़ें हैं उसमें। मजिस्ट्रेसी के हवाले से है, डिप्टी कमिश्नर्स को, जो आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ साहब ने इसको ख़त्म करके और उसमें इन्होंने फिर DCOs जो थे वो किए थे, और ये उसके हवाले से चीज़ें हैं, लोकल बॉडीज़ के हवाले से चीज़ें हैं, और यही चीज़ें हैं जो आपके पास है, हमारे पास भी उसी किस्म की इंफॉर्मेशन है। मगर अब हम उसके ऊपर इसलिए बात ज़्यादा खुल के नहीं करते, खुल के तो कर रहे हैं जिन चीज़ों का हमें पता है। बाकी जब मुसवदा सामने आ जाएगा, जब शिक्के हमारे पास पड़ी होंगी, तो हम फिर उसको हाथ में रख के खुल के बात करेंगे ना सर। तो अभी कोई चीज़ है नहीं सामने, स्पेकुलेशंस हैं। वैसे तो उन्होंने आज इसको पेश करना था, जो हमारे पास ये खबरें भी थी, मगर आज कहते हैं उसको डिले किया गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे कोई नहीं, वो टुर गए सन 2 दिन वास्ते कहते। So when things will be clear and we'll have drafts, then we'll speak about it. आप देखते हैं 14 तक फिर ये तरमीम ला पाएंगे, या आप देख रहे हैं कि नहीं, ये कोई सरप्राइज भी आ सकता है, पीपल्स पार्टी सरप्राइज भी कर सकती है, या आपको कोई इस तरह का नहीं, आपको कोई, आप समझते नहीं बस हो गया? सर मैं क्वाइट फ्रैंकली तुसी भाईओ मैं तुहानू दस देना, I don't expect no surprises from PPP. I mean मैं तुहानू की आखा, मतलब है कि पंजाबी दी मिसालां ने मगर टीवी ते देण दी ने नहीं, वो तो कोई सरप्राइजेस नहीं है। ये ठीक है आपकी, चलें, लेकिन एक नुक्ता बड़ा सिमिलर है, जो रीडिंग आप देखें ग्राफ की, उसमें पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि सूबों की खुद मुख्तारी पे बात नहीं करेंगे। मौलाना साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं कि सूबों की तो बात ही ना करें, उनकी खुद मुख्तारी की। यही बात आप लोग भी
कर रहे हैं बेसिकली तो कर रहे हैं ना सर, गल सुनो, होना की है, ਅਸੀਂ भी कर रहे हैं। कल होना है कि ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਵਾਏ ਨੇ जो फील्ड में छोड़े हैं कि जी पॉपुलेशन ਤੇ फलाना रेटिंग ना, कल क्या होगा, कल वो उसको खुद ही वो कर लेंगे, वो विड्रॉ कर लेंगे और वो फिर कहेंगे हमने पीपल्स पार्टी ये कहने पे किया, पीपल्स पार्टी ये बहाना बना के वापस चली जाएगी। दिस इज पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग दिस विल हैपन, बट आप समझते हैं कि इसको विड्रॉ कर लेगी गवर्नमेंट, इस वाले चैप्टर को, सूबों की खुद मुख्तारी वाला चैप्टर ही ऐसी कमजोर चीज़ आ देखो ना, पॉपुलेशन लेके इन्होंने की करना है, तो एजुकेशन इन्होंने सेंटर पे चलानी है, मैंने दसो। और एनएफसी वार्ड का जो कहा जा रहा है, जो बजट का कहा जा रहा है विफाक के पास नहीं है, वो तो मजबूत चीज है। वाकई विफाक कहता है मेरे पास पैसे नहीं बचते, सूबों को चला जाता है। सूबे कहते हैं आपको देखें, वो मुजम्मिल असलम साहब ने कल उसके ऊपर भरपूर एक प्रेशर किया है, उसकी आप तफसील पढ़ लें। वफाक जो है वो इतना भी सच्ची बात नहीं कर रहा जितनी कि वो मासूम बनने की कोशिश करते हैं, मगर इनको तकलीफ देखें ना, इन्होंने जो हिस्से देने हैं अभी, आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जो आपने केपी का हिस्सा देना है, कुछ 3,500 अरब से ऊपर के आपने पैसे देने हैं, जो एनएफसी का हिस्सा है, जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का हिस्सा है, जो रॉयल्टीज है, तो ये वो सारा आगे पीछे करना चाहते हैं। इस तरह तो नहीं सूबे खान देंगे अपने पैसे दे अपना हक जो तुसी खा रहे हो अरसे तो। और आखिरी बात शेख साहब, मुलाकात तो नहीं हो पाई जो वज़ीर आला हैं, तो फिर ये किस डायरेक्शन फिर खुद ही तय कर रहे हैं या पार्टी की क़यादत सीनियर लोग मिलकर चीज़ें तय कर रहे हैं, या क्या कैसे निज़ाम फिर चल रहा है? जैसे काबीना भी बन गई, सारा कुछ हो गया। बस सर वो तो चीफ मिनिस्टर खुद मुख्तार होता है, और जो है काबीना उनकी बन गई है। लोगों को पहले एतराज़ था, हालांकि आइन का आर्टिकल 29 तो उनको इजाज़त देता था, मगर चलो काबीना भी खान साहब ने इजाज़त दे दी। काबीना भी आप देखें ना, 13 लोग हैं, 10 लोग पुराने हैं, यानी कि पिछली कैबिनेट के तजर्बेकार लोग हैं, इसका यही मतलब है ना, एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। 2-3 यंग और एक नए नौजवान भी आए हैं, जैसे शफी जान वगैरह हैं। तो सूबा भी चल रहा है, काम भी हो रहा है, हुण केड़ी मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली तो कोई ऐसा इशू कोई नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम जी, बड़ा मुस्तनद नाम तहरीक इंसाफ का, बड़ी तफसील से डिस्कशन कर रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। अब ब्रेक के बाद खुश आमदीद राना एहसान अफजल साहब, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, ये इतनी जल्दी में तरामीम कहाँ होती हैं, क्यों इतनी जल्दी है गवर्नमेंट को? और फिर देखें सेटबैक भी आ गया, जो पीपल्स पार्टी ने रात बात की, उसके बाद आज काबीना में चीज़ें जानी थी, फिर आगे बढ़नी थी बातें, सारा कुछ मनसूख करना पड़ा। वजह क्या है? देखिए, बात यह है कि इतनी जल्दी में तो नहीं हो रहा। कल आपने देखा होगा कि पूरा दिन प्राइम मिनिस्टर जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके साथ इंगेज रहे, उनसे बातचीत करते रहे, उनसे मुशावरत करते रहे, उनकी राय लेते रहे कि वो 27वीं तरमीम के अंदर जो जितने भी एजेंडा पॉइंट्स हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सबसे एक मुशावरती अमल चल रहा है। और देखें, अगर पीपल्स पार्टी का कोई कंसर्न्स हैं तो उसके बगैर तो ये चीज़ आगे नहीं जाएगी। और ये देखें, ये तो पहला मरहला है ना कि आप एक मुशावरत करते हैं और हर जमात की राय आती है, और आप उस राय की बुनियाद पे एक मसवदा बना के आप कैबिनेट में आप भेजेंगे, जो कैबिनेट जिसको अप्रूव करेगी, और उसके बाद वो फिर अपर हाउस में डिबेट खुलेगी या लोअर हाउस में डिबेट खुलेगी। नहीं तो ये वो खुशकिस्मत आंखें कौन कौन सी हैं जो मुसवदा देख चुकी हैं? देखिए, ऑब्वियसली जो जिन लोगों से प्राइम मिनिस्टर मुशावरत कर रहे हैं, वो किसी एजेंडे पे ही बात कर रहे हैं ना, वो हवाई बातें तो नहीं कर रहे। तो आई एम श्योर कि जितने भी लोगों की मुलाकातें आपने होती हुई देखी हैं कल के दिन प्राइम मिनिस्टर साहब से, जिसके अंदर दीगर जमातें शामिल थी, MQM भी थी, और भी जो छोटी जमातें पार्लियामेंट का हिस्सा हैं वो भी शामिल थी, तो वो सब लोग जो हैं वो आखिर मुसवदे पे ही गुफ्तगू कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ। कहीं मुसवदा हिफ्ज तो नहीं कर लिया गया, आगे फिर सीना बसीना सुनाया जा रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल से असल डिबेट तो तब खुलेगी जब ये पार्लियामेंट में जाएगा। उससे पहले जो है वो पार्टी टू पार्टी, जिस तरह बिजनेस टू B2B कहते हैं, तो ये पार्टी टू पार्टी जो है वो मुशावरत चल रही है। ठीक है, हर पार्टी की राय ली जा रही है और फिर इसको कैबिनेट में पेश किया जाएगा। जब कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, फिर ये इसको आप ओपन करेंगे कि पब्लिक के अंदर जो पार्लियामेंट है उसमें डिबेट खुल जाए, और वहां भी हर एक के पास प्लेटफॉर्म मौजूद होगा अपनी राय देने का। नहीं, उसमें राना साहब जो देखिए सबसे मुस्तनद हवाला जो दिया जा रहा है वो 18वीं तरमीम का दिया जा रहा है,
और उसमें 29 अप्रैल 2009 को स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम जमातों के 17 MNAs और 9 सेनेटर्स पर पार्लिमानी कमेटी बराए आइनी इस्लाहात उसने कायम की। 23 जून 2009 को 26 रुकनी कमेटी को नोटिफिकेशन जारी हुआ। 25 जून 2009 को उसका पहला इजलास हुआ, रज़ा रबानी चेयरमैन मुंतखब हुए। फिर 25 जून 2009 से 31 मार्च 2010 तक 9 महीने से जायद का ये अरसा बनता है। इस दौरान 77 इजलास हुए और कुल 385 घंटे उस पर बहस हुई और आइन में 97 तरमीम तजवीज़ की गई। फिर अवाम से भी आरा ली गई, उनमें जो है वो 982 तजावीज़ मौसूल हुई। एक पूरा मैकेनिज्म है, पूरा एक आपको शफाफियत उसमें नज़र आती है। इसमें तो जिससे बात करें वो कहता है जी मुसवदा ही नहीं देखा। मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे फरीक जो बड़े बड़े मोतबर हैं और अपोजिशन का बहुत बड़ा इस वक्त नाम है, वो कह रहे हैं कि मुसवदा तो मेरे पास नहीं कोई आया अब तक, ना कोई लेके आया। तो इसकी क्या वजह आप देखते हैं? नहीं, देखिए, मैंने तो आपको बताया कि जब ये पार्लियामेंट में मसवदा पेश होगा तो सब इसको देख लेंगे और उससे पहले पार्टी टू पार्टी मुशावरत जो है वो जारी है और उस लेवल के ऊपर इसके ऊपर मुशावरत चल रही है और 18वीं तरमीम के हवाले से कोई रोल बैक नहीं होने जा रहा। तो दो सेक्टर्स जिनकी बात हो रही है, तालीम और पॉपुलेशन पे, उस पे हमने काफ़ी दफ़ा क्लैरिटी दी है कि इसमें कोई इख्तियारात सूबे से वफाक में ट्रांसफ़र नहीं होने जा रहे, लेकिन एक हारमनी और कोऑर्डिनेशन के हवाले से और नेशनल टारगेट्स के हवाले से किस तरीके से बेहतरी आ सकती है एजुकेशन में और पॉपुलेशन कंट्रोल में, उस हवाले से तरमीम करने जा रहे हैं। तो 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं हो रही। इस पे दीगर जो सीनियर वुज़रा हैं उन्होंने भी बयान दिया है कि NFC जो है उसकी बहस NFC में हो। तो ये क्या सराहियां हैं जो कि देखिए बात ये है, मसवदा जब सबके सामने पब्लिक होगा तो तब भी एक मरहला होगा डिबेट का जिसके अंदर ये सारी लोगों की राय और ये सारा कुछ आएगा। और देखिए, अगर जल्दबाजी होगी तो इसके अंदर जो दीगर जमातें हैं वो अपना वो राइट रखती हैं कि वो उसको ना सपोर्ट करें और फिर जब तक 2/3 नहीं होगी तो ये बगैर कोalition पार्टनर्स के और दीगर जमातों की सपोर्ट के बगैर तो ये वैसे ही नहीं पास हो सकता। तो जो है, जो पीपल्स पार्टी की ये तो बॉल जो है वो पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है, बॉल जो है वो MQM के कोर्ट में है, बॉल जो है वो छोटे इत्तेहादियों के कोर्ट में है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि हम कोई ऐसा अमल करने जा रहे हैं अकेले, या हुकूमत जो है वो कोई अकेले कोई मार्का मारने लगी है। ये तो मार्का तभी लगेगा जब सब जमातें एक पेज पे होंगी। नहीं, आप जब कह रहे हैं कि NFC अवार्ड में आपके वुज़रा सारे जो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, वो कहते हैं विफाक कमज़ोर रह गया, उसके पास पैसे ही नहीं बचते, सूबों को हिस्सा सारा चला जाता है। यहीं से जब डिबेट का आगाज़ होता है तो सबसे ज़्यादा हसासियत जो पाई जाती है 18वीं तरमीम को लेकर वो पीपल्स पार्टी है। तो वो तो फिर सही रिएक्ट कर रहे हैं ना, वो फिर और क्या करें? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बहुत सारे हमारे लीडर्स ने, सिर्फ हमारी जमात में नहीं और भी दीगर जमातों में लोग ये मुद्दा उठाते हैं कि वफाक के पास जो है फाइनेंशियल सूरत हाल, बहुत सारा ऐसा बोझ वफाक उठाता है। हाँ। तो उसके मुताबिक फिर वो वफाक अपने वसाइल रख नहीं पाता। ये डिबेट जरूर है, लेकिन इस वक्त 27वीं तरमीम में इस बैलेंस को नहीं छेड़ा जा रहा। उस बैलेंस को अगर आपने छेड़ना है तो उसका जो प्लेटफॉर्म है वो NFC है, तो वो वहीं इसको रेज किया जाएगा, यहाँ नहीं किया जाएगा। तो राना साहब, इसमें आईनी अदालत के कयाम का क्यों, इसमें क्या आईनी बेंच डिलीवर नहीं कर रहा? देखिए, बिल्कुल इसके अंदर हमें दोबारा इसको रिव्यू करने की जरूरत है। ये हुकूमत का बड़ा क्लियर कट मौकफ है। हाँ। कि पिछली दफा भी हमारी कोशिश थी कि आईनी कोर्ट अदालतें बने। अब आईनी बेंच के हवाले से एक रिव्यू लाजिम है कि देखा जाए कि कितनी बेहतरी आई है और मजीद बेहतरी लाने के लिए क्या हमें आईनी अदालतों की तरफ ही जाना पड़ेगा। और ये भी एक कंसेंसस बेस्ड आइटम है और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम इस मुद्दे को अकेला आगे जो है वो लाइन जो है फिनिश लाइन तक लेके जा सकते हैं। इसमें जब तक दीगर जमातें अपनी हमायत नहीं करेंगी तो ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखें, बुनियादी चीज मैं अगर आपको फिर दोहराऊं, देखें शहबाज साहब के ये एक जमहूरी अमल है। अगर ये 27वीं तरमीम पास हुई तो इसका मतलब है कि 2/3 अक्सरियत जो है वो हुकूमत के पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू के साथ या कंसेंसस अचीव हो गया है, तब खड़ी है। तो इसमें आप बेफिक्र रहें
कि कोई जल्दबाजी में काम हो रहा है या कोई चीज़ों को स्किप किया जा रहा है। कोई ना जल्दबाजी में काम हो सकता है जब तक हमायत हासिल ना हो दीगर जमातों की, और ना कोई ऐसी कोई हम चीज़ कर सकते हैं जब तक हमायत हासिल ना हो दीगर जमातों की। तो जब दीगर जमातें अगर सेम पेज पे आ गई तो इसका मतलब है सब एग्री कर रहे हैं, सब उस पर लब्बैक कह रहे हैं, सब जो है वो मानते हैं कि यही रास्ता है और यही तरीका है और यही जो अमेंडमेंट्स हैं वो ज़रूरत है, वक्त है पाकिस्तान के लिए। नहीं राना साहब, इसमें आप अभी फरमा रहे थे कि आईनी अदालत इसलिए हम बनाना चाहते हैं कि मजीद बेहतरी और इसकी गुंजाइश रहती है। आप ये देखिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का इसमें आईनी बेंच ने फैसला आपके हक में दिया, जजिस ट्रांसफर वाले मसले में हुकूमत के हक में फैसला आया, मखसूस नशिस्तें जिसके आप बेनिफिशरी आपके हक में आया। मजीद कितनी बेहतरी आपको चाहिए? रिक्वायर्ड बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहा है बेंच, और क्या रिक्वायर्ड है? देखिए, बेहतरी तो मुल्क को अदालती निज़ाम को चाहिए है कि बैकलॉग्स ख़त्म हो और जस्टिस प्रिवेल करे। तो डेफिनेटली एक रिव्यू है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने पिछली जो आईनी बेंच की जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करना है और देखना है कि मजीद इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, नहीं है, या यही निज़ाम आगे चलना है। ये कंसेंसस से फैसला हो। नहीं आपको याद होगा कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट थी कि उसमें ये जरूर कहा गया था कि भाई ये आईनी अदालत, हाँ जी आईनी अदालत, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम्स ये भी आए थे कि उस दौर में अगर देखा जाए, उस सिनेरियोज को अगर देखा जाए तो मुशर्रफ रजीम था और उस रजीम के अंदर जितनी तरामीम की गई थी उनको अनडू करना था, बेसिकली रिवर्स करना था। तो वहाँ तो ये स्पिरिट थी, अब क्या स्पिरिट है, अब क्या रिवर्स करना है? नहीं, रिवर्स नहीं करना, आपने स्मूथ वर्किंग लेके आनी है। आपने आईनी मामलात को एक अलहदा तवज्जो दिलवानी है ठीक। और जो बाकी दीगर मामलात हैं जो वो एक अलहदा तरीके से हैंडल होंगे। तो आईनी बेंच बिल्कुल अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन आपने एक तरामीम की और उसके नतीजे में एक बड़ा मैसिव चेंज आया जुडिशरी के अंदर। जो निज़ाम अदल है उसका तरीकाकार चेंज हुआ। अब आप उसको रिव्यू कर रहे हैं, जितना अरसा साल गुजर गया है लगभग, तो उसको आप रिव्यू कर रहे हैं और ये कंसेंसस से फैसला होगा कि आपको क्या डायरेक्शन उसमें लेनी। तो हम बिल्कुल इस मुद्दे को रिव्यू करके देख रहे हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या अगर 27वीं तरमीम में इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है तो कैसे करना है। लेकिन ये हमारा फैसला नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी है, MQM है, IPP है और दीगर जमातें हैं जो इसके ऊपर फैसला करें। और जज ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? ट्रांसफर पे भी सारे मुत्तफिक हैं और कंसेंसस बना रहे हैं। देखिए, जज ट्रांसफर का तो जुडिशल कमीशन का ही वो काम है ना, तो वो तो ऑब्वियसली उसमें एक राय, एक अमल एग्जेक्टिव का, और ये दुनिया के अंदर ऐसे मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पार्लियामेंट का एक रोल होता है या एग्जेक्टिव की एक राय होती है। वो बेशक मेजॉरिटी हो ना माइनॉरिटी राय हो, लेकिन एक इनपुट होता है। तो मेरे ख्याल से ये तो जुडिशल कमीशन का ही काम है, वही करेगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये एग्जेक्टिव को इख्तियारात दे दी जाए। और आपको याद होगा कि वो मुज़ाहिर अली नकवी हटाए गए, जब फिर एजाजुल हसन साहब छोड़ के चले गए, इस्तीफा दे गए, उस वक्त कौंसिल में कंप्लेन गई थी। अब ये कमीशन में कंप्लेन की भी डिस्कशन हो रहा है, कोर्ट रिपोर्टर स्पेकुलेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, प्रोग्राम्स में बैठ के बात कर रहे हैं कि हुकूमत इस तरह चाह रही है, इस तरह है कुछ? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि अभी स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। आप मुसव्वदा सामने ले आइए, स्पेकुलेशन नहीं करते। मैं वही कह रहा हूँ, सौदा सामने आ जाएगा ना कि जो मुसव्वदा है वो खाली जो है वो ना मीडिया के सामने नहीं आएगा, वो पार्लियामेंट के सामने आ जाएगा, जिसके पास आईनी इख्तियार है तरमीम करने का, और फिर उस पर शिक बाय शिक वहां पढ़ा जाएगा। तो ये कोई ढकी छुपी चीज नहीं होगी। और फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि जब सौदा सामने आएगा वो तभी आगे वो चलेगा जब तक दीगर जमातें जो 2/3 का नंबर बनाती हैं उसके अंदर अपनी हामी, अपनी कंसेंसस के साथ उसके अंदर लब्बैक नहीं कहेंगी। और इसके कितने इम्कान हैं कि आईनी अदालतों का क़याम और हाई कोर्ट जजेस की ट्रांसफ़र और यानी आर्टिकल 200 में जो तरमीम है और चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती, इसमें कुछ तब्दीलियां या कुछ माइनस प्लस करके बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये आपके तय पा जाएँ पीपल्स पार्टी के साथ और मामला आगे बढ़ें, और वो जो NFC अवार्ड्स वाले मामलात हैं या 18वीं तरमीम वाले मामलात हैं वो गवर्नमेंट विदड्रॉ कर ले, क्योंकि वो बड़ी बेहतरीन बारगेनिंग चिप साबित हो रहे हैं, जो अवामी राय भी बन रही है। या आप टॉप ट्रेंड्स देखें तो यही डिस्कशन हो रहा है। तो इसका भी चांस है, या आप समझते हैं कि नहीं, इस दफ़ा पीपल्स पार्टी सरप्राइज कर सकती है गवर्नमेंट को? देखिए,
हम तो पहले दिन से दोहरा रहे हैं कि कंसेंसस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये ले दे नहीं हो रहा। ये जितना भी अगर ये पास हुई तो पीपल्स पार्टी की हामी से होगी, और अगर ये ना पास हुई तो तब भी पीपल्स पार्टी की इसमें जो है यानी कि हामी नहीं होगी तो नहीं होगी। कितने परसेंट तो चांस है ना होने के? फैसल वाडा कहते हैं वो तो 28वीं तरमीम लेके बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह देखें, मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और मुल्क की बेहतरी के लिए अगर अमेंडमेंट्स हुई तो वो जरूर पास हो जाए। नहीं, आप कह रहे हैं फैसल वाडा मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, मैं तो इन तरामीम की बात कर रहा हूँ ना। फैसल वाडा साहब तो अपना तजिया दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क की बेहतरी के लिए कंसेंसस डेवलप हो जाता है। तो अगर इसमें मुल्क की बेहतरी हुई तो कंसेंसस जरूर डेवलप। वैसे कितना चांस है, अगर आप 10 में से नंबर दें कंसेंसस डेवलप होने का, तो कितना चांस है कि आप समझते हैं कि ये हो जाएगा? नियर टू 100% इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ जी, जी इंशाल्लाह। एग्री कर जाएगी पीपल्स पार्टी? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। किन कहाँ एग्री करेगी वो? किन बातों पे एग्री होगा? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से ये पूरी 27वीं तरमीम के पूरे पैकेज पे वो एग्री करेंगी, अगर हम उनको और लॉजिकली एग्री करेंगी ना, ऐसे जबरदस्ती तो नहीं करेंगी, लॉजिकली एग्री करेंगी, क्योंकि ये मुल्क के मफाद में सारी तरमीम है, तो इंशाल्लाह वो जरूर एग्री करेंगी। वो तो सीसी की कल मीटिंग के इनिशियल जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा सुर्ख लकीर पार्टी ने खींची है, वो तो उस तरफ जाना नहीं चाह रहे। जो बातें आप कर रहे हैं 18वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने बात की, एनएफसी अवार्ड के हवाले से बात की, और उस पर तो मैंने आपको पहले ही क्लैरिटी दे दी कि वहाँ वो तो इस फोरम के ऊपर ये मुद्दा ही नहीं है इस फोरम का, वो तो मुद्दा ही एनएफसी के फोरम का मुद्दा है जो वहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो उसको यहाँ ड्रैगन नहीं हम कर रहे 27वीं तरमीम। एहसान अफजल जी हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा डिटेल डिस्कस कर रहे थे। वो कहते 200% उन्हें यकीन है कि ये तरमीम हर सूरत पास होगी। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सेनेटर कामरान मुर्जा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो पीपल्स पार्टी का अब तक स्टैंड सामने आया है, वो आप उससे मुतमईन हैं, या वो पार्टी लेवल पर आपके जब क़यादत के अंदर बात हुई, डिस्कशन में आई, तो वो उसको किस नज़र से देखा गया? पीपल्स पार्टी का जो स्टांस था, जैसे ही वो आया मीडिया पे आया तो मैंने मौलाना साहब से शेयर कर लिया था। फिर उस हवाले से एक आधे इधर से और मैसेजेस थे, वो भी मैंने मौलाना साहब से शेयर कर लिए थे। तो अब फैसले जो है वो अनाउंस उन्होंने करने, कुछ चीज़ें उनके सामने आ गई हैं, जहन साजी उनकी हो गई है। अब जो उनका माइंड है वो खुद डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा, ये जो इतलात गर्दिश कर रही हैं, उनमें सबसे तो इम्पोर्टेंट यही थी कि शायद जो स्पेकुलेट हो रहा है कि आईनी अदालतों के क़याम पर, हाई कोर्ट्स के जजेस की ट्रांसफ़र के मामले पर, यानी आर्टिकल 200 में तरमीम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सारे मामला पर हो सकता है पीपल्स पार्टी को कोई ऐसा कोई मामला ना रहे और इसमें कोई हल्का फुल्का ले दे करके या तरामीम हल्की फुल्की करके बात आगे बढ़े और हुकूमत और पीपल्स पार्टी साथ चलें। इस तरह की स्पेकुलेशंस भी हैं। इस पे आपका क्या टेक है ज़ाती तौर पर? इसमें ऐसा है कि जो हम तक इंफॉर्मेशन आई है वो ये आई है कि पीपल्स पार्टी शायद मासवा एक आध उसके बाकी चीज़ों पे एग्री नहीं कर रही, और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी हमेशा क्रेडिट लेती है बहुत सारी चीज़ों का, तो वो डिस्क्रेडिट नहीं हो जाएगी अगर वो बहुत सी चीज़ों पे इसमें से एग्री कर ले। तो देखते हैं कि अभी पीपल्स पार्टी क्या करती है, ये भी देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट क्या आती है, वो ये भी देखते हैं कि मौलाना क्या कहते हैं। ठीक। और जो मुलाकात बिलावल साहब की हुई मौलाना साहब के साथ, उसमें जो चीज़ें आप बता सकें? अब तो सारा कुछ देखिए, अब तो बहुत सारे पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका, अब तो फैसला साजी तक पार्टीज पहुंच गई हैं। ऐसा है ना कि जो मेरी जो अपना लिमिट्स हैं वो एक पॉलिटिकल वर्कर की है जी। मैंने पूछा था जब पार्टी से कि क्या बात हुई, तो मुझे जहाँ तक बताया गया था मैंने वो मीडिया को कन्वे कर दिया कि वो कर्टसी कॉल थी। इससे ज्यादा जो है ना वो आगे फिर जब मुझे जो बता दिया गया आगे से, फिर मैं कुरैत के नहीं पूछता हूँ, तो वो मेरा मैंडेट नहीं है। मुझे यही बताया गया था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। इससे ज्यादा अगर कोई बात हुई है तो वो मौलाना साहब को पता होगी या बिलावल साहब को पता होगी। अच्छा, पहले आपको याद होगा कि जैसे मुज़ाहिर अली नकवी साहब और दीगर, एजाजुल हसन साहब तो वैसे रिजाइन करके चले गए, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो कंप्लेन गई थी। तो अब स्पेकुलेट कर रहे हैं वहाँ के कोर्ट रिपोर्टर्स, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये कोई
कमीशन में इस तरह का कंप्लेन लॉन्च करने का कोई मैकेनिज्म आ रहा है, इस तरह की बातें भी हो रही हैं, तो ये अफवाहें हैं या आप इस पर यकीन रखते हैं, इस तरह की कोई चीज़ है इसमें? हमारे साथ चूंकि डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया गया, हमने कुछ असूल जो है ना वो मुरतब कर लिए आज। किसी की राय एक थी, किसी की राय दूसरी थी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, किसी ने कुछ सुना था, किसी ने कुछ और सुना था, तो उसके लिए हमने छोड़ दिया चीज़ों को ओपन। और वो जब बिलावल साहब तशरीफ लाए थे तो वो विदाउट डॉक्यूमेंट ही थे, अभी बिल्कुल कर्टसी कॉल जिसे आप करार दे रहे हैं, उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं था पास? मैंने पूछा था कि कोई डिस्प्यूटेड कोई लेजिस्लेशन है, तो उन्होंने कहा कि डिस्प्यूटेड लेजिस्लेशन के हवाले से जो बात नहीं हुई। अब पता नहीं वो डिस्प्यूटेड उसको जो ना ये थी उनके ख्याल में, अपना बिलावल साहब के ख्याल में ये लेजिस्लेशन या डिस्प्यूटेड नहीं थी। बहरहाल मेरे मालूम करने पे मुझे इतनी सी है वो कर्टसी कॉल है, और वो कर्टसी कॉल के जवाब में मौलाना भी कर्टसी कॉल करेंगे एक आध दिन में। जो आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का वफ्द आया था महमूद खान अजगज़ई साहब की सरबराही में, वो क्या डिस्कशन हुआ और वहाँ क्या बात आगे बढ़ी, किस तरह से डिस्कशन हुआ सारा? उसमें एक तो महमूद खान साहब शायद हवाले से जाहिर है JUI ने उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया था एज अ अपोजिशन लीडर, तो मैं एक चीज़ गेस करता हूँ कि शायद अभी उन्होंने शुक्रिया अदा किया होगा, बाकी सारी सियासी सूरत हाल की बात की होगी। मैं उस दिन भी मौजूद नहीं था, तो उसमें अब उन्होंने भी जो है ना वो शायद मौलाना साहब को यही कहा होगा कि आप इसको जो है ना इस मामले में जो है साथ दीजिए बाकी अपोजिशन का। तो अपोजिशन में तो हम हैं, मगर यहाँ पे जो है ना वो मिलजुल के चलने की थोड़ी सी बात हुई थी। आज भी जो है PTI के दोस्तों के साथ जिनकी साथ बात हुई, वो भी उनका भी कहना यही था कि मिलजुल के चले। हमने अपने गिले शिकवे रखे थे कि माजी में ऐसा नहीं हुआ, तो अब देखते हैं कि आगे बात कहाँ बढ़ती है। फिर अल्टीमेट कामरान भाई, ये भी कोई ऑप्शन आया है ज़ेरे गौर कि भाई कोई उसका लॉन्ग मार्च हो सकता है, कोई धरना शरना हो सकता है, या ये विद इन पार्लियामेंट आप बैठ के ही डिस्कशन करेंगे, पब्लिक को साथ इन्वॉल्व करने वाला या लॉन्ग मार्चेस वाला कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, हो भी सकता है। मौलाना ने तो एक तरह से कॉल दी भी है कि कारकुन जो है वो तैयार रहे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च हो सकता है। अब वो किन इश्यूज पे हो सकता है ये फिर पार्टी डिसाइड करेगी। आज तो एक मीटिंग हुई है, उसके बाद जो मीटिंग कोई भी अगर पार्टी के अदारों की होती है तो फिर उसके नतीजे में जो है ना ये बात हो जाएगी। मरकज़ निगाह जो है वो बिलावल साहब और मौलाना साहब हैं, बेसिकली वो उन्हीं के गिर्द सारा मामला घूम रहा है बेसिकली। देखिए, अगर बिलावल साहब अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। असल में तो फैसला करना है तो बिलावल साहब ने करना है या बिलावल साहब की पार्टी ने करना है, और फिर जो है ना वो फिर तो मामले जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। नहीं तो अगर इसे इस तरह देखें कामरान भाई, आपकी इजाज़त से, जैसा कि बिलावल साहब ने कहा कि भाई ये तरमीम तो इस पर तो हमें कोई मसला ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं, एक तो उन्होंने अनाउंसमेंट दे दी, दूसरा फ़र्ज़ करें वो आईनी अदालतों के क़याम पर मुत्तफिक हो जाते हैं, गवर्नमेंट के साथ एग्री कर जाते हैं, तीसरा वो हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र और उम्रें और ये सारा जो भी कैडर है इस पर एग्री कर जाते हैं, चौथा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पे इत्तेफाक हो जाता है। तो बाकी चीज़ें जो हैं जो 18वीं तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी को टच किया गया है, वो बारगेनिंग चिप के लिए अगर फ़र्ज़ करें बीच में हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो हो गई। राना सनाउल्लाह तो इंडिया दे गए, उन्होंने कहा बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट पे उठा रखेंगे, फिर 28वीं तरमीम आ जाएगी वगैरह वगैरह। तो इसको लेकर क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग? उसमें ऐसा है कि ये नहीं होता कि बाकी चीज़ें आप नेक्स्ट पे उठा रखेंगे कि अभी आप हमें नंबर पूरे कर दो, फिर बाद में जो ना वो फिर हम जो ना फिर देखेंगे जब हमारे पास कोई मजीद ताकत आ जाएगी। ये दस्तूरी तरमीम जो है, अमेरिका का जो है वो दस्तूर बने हुए 300 साल हो गए होंगे और अभी तक उनकी 25 तरमीम आई होंगी ज़्यादा से ज़्यादा 300 सालों में। आपके यहाँ जो ना आपको वॉशरूम जाना होता है तरमीम याद आ जाए, ये कौन सा तरीका है? बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, JUI फेक है, बड़ा मुस्तनद नाम जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।